हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इस लेक्चर में हम लोग अपनी उस वाली दुनिया में जो हम लोग जा चुके हैं उस गति को थोड़ा सा और धीरे धीरे बढ़ाएंगे और आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए प्रिपेयर्ड होंगे, क्योंकि आने वाले समय में आपको पूरा का पूरा जो डील करना है वो सब कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के साथ और कैलकुलस के साथ खेलना है। तो इसलिए पहले जो आपकी छोटी मोटी चीजें होती है ना, उसका बेसिक फंडामेंटल्स वो आपको काफी स्ट्रॉन्ग कराना है। मैं कराऊंगा आपको, आप चिंता ना लें, बस आप लेक्चर को आराम से प्यार से देखते रहें। पिछले लेक्चर में हम लोग रूट्स के बारे में बात किए थे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट है ना, किसी वो मैंने आपको बताया था cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर n करोगे, n अगर इंटीजर होगा तो क्या होगा, n अगर फ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, वो सब चीज ठीक है। अब सुन लो, उसी चीज को हम थोड़ा सा और अलग तरीके से आपको बताते हैं और समझाते हैं। nth रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका nth रूट आपको पता करना है। When a complex number a is given, अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर a दे दिया, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कोई भी नंबर आपको दे देता है ना, तो आप क्या बोलोगे कि उसमें एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा, तो सब कुछ सब आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर के टाइप के आ जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो हम बोल दें कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 7, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसको हम लिख सकते हैं 7 प्लस आई इंटू 0, जिसमें इसका रियल पार्ट है 7 और इमेजिनरी पार्ट है 0। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं बोल दिया एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3i, तो क्या बोलोगे, सर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल पार्ट है 2 और इमेजिनरी पार्ट है 3। ठीक है, अब इसी को हम सपोज कुछ m से शो कर दिए, तो यही चीज हो गया एक मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब भी हम कॉम्प्लेक्स बोलेंगे तो उसमें हमेशा एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। पहली बात इतना, तो इसलिए ये मत कंफ्यूज हो जाना कि सर इसमें आई कहाँ गया, सब कुछ इसी के अंदर समाहित किया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कंसीडर किए हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर a को कंसीडर किए हैं, एक दिया हुआ है द कॉम्प्लेक्स नंबर z which is such that z to the power of n is equal to a is called the nth root of a। देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से हम एक रूट डिफाइन कर दे रहे हैं। क्या बोले हम, एक कॉम्प्लेक्स नंबर a है मेरे पास, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z है। अगर कुछ ऐसा सिचुएशन या ऐसे परिस्थिति बन जाती है कि इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर n करिएगा तो आपको a मिलेगा, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर में अगर आप n डालेंगे उतना टाइम्स आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर आपको a मिल जा रहा है तब इस केस में आप बोलोगे कि ये जो है nth रूट ऑफ a, z जो है आपका nth रूट ऑफ a हो जाएगा। फिर से सुन लो, when a complex number a is given, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a दिया हुआ है, the complex number z which is such that z to the power of n is equal to a is called the nth root of a। अब इसको फिर से एक स्टाइल से देखो, when a complex number a is given, जब भी कभी भी अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर a दिया हुआ है, the complex number z is called the nth root of a। इतना भी भूल जाओ, ये भूल जाओ, क्या लिखा, the complex number z is called the nth root of a। इसके कहने का ये मतलब है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका nth रूट आप अगर आप निकालेंगे तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ठीक है, फर्स्ट रूट निकालना है, सेकेंड रूट निकालें, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट रूट निकालेंगे कॉम्प्लेक्स मिलेगा, सेकेंड रूट निकालेंगे कॉम्प्लेक्स मिलेगा, थर्ड रूट निकालेंगे कॉम्प्लेक्स मिलेगा, 150th रूट निकालेंगे कॉम्प्लेक्स मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि n का पावर है कितना। ठीक है, एक्चुअली जितने भी नंबर से सबको आप कॉम्प्लेक्स नंबर के तरह तो बोल ही सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपका इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया तो आ गया, चलो धरती पे गिर गया, मतलब जो आपको दिख रहा है जो टेंजिबल फॉर्म है वो हो जाएगा। याद है वो दिन जब मैंने आपको एक जमीन दिखाई थी, एक जमीन दिखाई थी और उसमें एक y एक्सिस हुआ करता था और एक x एक्सिस हुआ करता था, और उसके बाद फिर मैंने एक पैराबोला बनाया था, फिर बोला था बेटा बताओ तो ये कट कर रहा है क्या, अब बोले थे नहीं ये नहीं कट कर रहा। फिर मैंने आपको बोला था कि कट करेगा, देखो, तीसरी आंख खोलो, खुल गया, तीसरी आंख खुला, तो तीसरी आंख खुलने से कामदेव भी शांत हो जाते हैं। ठीक है, तो तीसरी आंख खोलने के बहुत ही फायदे हैं। तो तीसरी आंख जब आप खोलेंगे तो उस पैराबोला को जब आप उठाएंगे, आई होप देखे हुए एनिमेशन, ठीक है, उस पैराबोला का जब आप इस तरह से उठाओगे तो वो एक काटेगा एक्स एक्सिस को, कहाँ, मतलब कौन से प्लेन में, आर्गेंड प्लेन में, है ना, एक नया सा अदृश्य प्लेन इधर जन्म ले लिया ऊपर, तो यही प्लेन की बात हो रही है, उसी प्लेन को आर्गेंड प्लेन बोलते हैं। ठीक है,
अब आपका ये रहा एक्सिस और ये रहा एक्सिस, ठीक है, मतलब ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस, तो उसी प्लेन में अब हम लोग चल रहे हैं, आर्गेंट प्लेन, मतलब जिस प्लेन को, स्पिरिचुअल वाला प्लेन, जिस प्लेन को आप तीसरी आंख से देख सकते हो और किसी आंख से नहीं, ठीक है। ठीक है, तो किसी भी n, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका nth रूट अगर हम फाइंड करेंगे तो भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, ठीक है, यहां तक समझ में। अब देखो, if the absolute value and the argument of complex number a are r and alpha, r मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब उसका मॉड, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अल्फा मतलब आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब, आर्ग्यूमेंट क्या होता था, थीटा, थीटा मतलब tan इनवर्स y बाई x, ये सब चीज देखे हम लोग। तो अगर उसका मॉड्यूलस या उसका ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर उसका आर्ग्यूमेंट r और अल्फा अगर है, तब इस केस में आप लिख सकते हो a इज इक्वल टू आर सिस अल्फा। क्या लिख सकते हो, a इज इक्वल टू आर सिस अल्फा। इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखें तो आप बोलोगे सर ये और कुछ नहीं, a इज इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, मतलब अल्फा के टर्म्स में अगर हम लिखें तो cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा लिख सकते हैं। अब इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो, cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा को, बोलो बोलो, e टू द पावर ऑफ आई अल्फा, तो इसको हम r e टू द पावर ऑफ आई अल्फा भी बोल सकते हैं। तो इसको लिखने के बहुत बहुत तरीके हैं, कंफ्यूज मत हो जाना कि जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसको हम पोलर फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख दिए, r इंटू e टू द पावर ऑफ आई अल्फा, और कार्टेशियन में कैसे लिखे हैं, सॉरी पोलर में ही है, क्या बोलते हैं, x cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, ठीक है। अब r cos अल्फा को हम x के टर्म्स में लिखते हैं और i और sin अल्फा को r sin अल्फा, ये तो इधर है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, r cos अल्फा मतलब x, अंदर चला जाएगा i आ जाएगा, और r sin अल्फा मतलब y। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे कैसे लिख के दिखा दे रहे हैं, अरे बहुत तरीके से। पहला r इंटू कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, इसी cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा को शॉर्ट में सिस अल्फा बोला जाता है, या इसी cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप e टू द पावर ऑफ आई अल्फा भी बोल सकते हो। जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लिख सकते हो x प्लस आई वाई। तो इस चीज को तो आप अच्छे से भेजे में घुसा के रख लीजिए। कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a हमारे पास, इसी के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस आई वाई। ये हो गया मेरा एक तरीका कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करने का। इसी चीज को हम लिख सकते हैं r cos अल्फा या थीटा, जो भी है, अल्फा लिया तो अल्फा ले लो, प्लस आई साइन अल्फा, ये हो गया एक तरीका। अब इसी चीज को हम लिख सकते हैं r e टू द पावर ऑफ आई अल्फा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस चीज को तो हम शॉर्ट में भी ऐसे लिख सकते हैं r सिस अल्फा। कितने तरीके हो गए कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाने के, 1 2 3 4, 4 तरीके हो चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के। अब देखते हैं आने वाले समय में अगर कुछ और तरीका होगा तो आपको बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना ध्यान दीजिए, ठीक है, ये समझ में आया, ओके। अब सुनो कि अगर मुझे कोई भी ऐसा सा कुछ चाहिए था ना, कि कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए थे और एक कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर में अगर हम करेंगे तो हमको वो मिलना चाहिए, तो हमको r सिस अल्फा लाना है। ये क्या है हमारा, a है ना, a के बदले यहाँ पे देखो z टू द पावर ऑफ n करना है a के बराबर, तो a हमने तो लिख लिया r सिस अल्फा, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा हमको चाहिए जिसका पावर n करेंगे तो ये मिलना चाहिए। तो मेरा बुद्धि है ना, थोड़ा सा हमको ये इंडिकेट कर रहा है कि ठीक है सर, यहाँ पे r है ना, r टू द पावर ऑफ 1 बाय n कर दीजिए, और इसको सिस 2k पाई प्लस अल्फा बाय n कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है जब ये अंदर में चला जाएगा तो r टू द पावर ऑफ 1 बाय n इंटू n, n कैंसिल बन जाएगा, r का तो r रह जाएगा, और ये क्या बताए थे, ये चला जाता है इधर, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो n और n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 2k पाई प्लस अल्फा, ये और कुछ नहीं सिस अल्फा ही हो जाएगा। बात आ रही है समझ में। तो इस केस में हम इस चीज को, ये वाला जो चीज है ना, क्योंकि हम इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसा तो फॉर्मेट में लिख ही पा रहे हैं, तो क्योंकि ये वाला पार्ट अंदर में है तो ये क्या बन गया, मेरा z बन गया। किसका है, z का पावर n कर दिए तो हमको ये मिला। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ इस केस में जो आपका z है वो आपका nth रूट है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर a का, और a को ही आप r सिस अल्फा
के टर्म्स में आप लिख सकते हो। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि r to the power of 1 by n cis 2k pi plus alpha by n is the nth root of a। ये क्या है? nth रूट है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। Now assigning to k the n values 0, 1, 2, dot 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 n minus 1, we get n distinct nth roots of a। तो हमको यहाँ पे n distinct nth roots of a मिलेगा। यहाँ पे हमको n distinct मतलब n अलग अलग nth roots of a मिलेंगे, nth roots of a मिलेंगे अलग अलग। अभी इसमें चीज देखो, कहने का ये है मतलब जैसे ये लिखा हुआ है ना r to the power of 1 by n cis 2k pi plus alpha by n is the nth root of a, is the nth root of a। बस एक छोटा सा चल के देखो फिर हम स्टेटमेंट आपको लिखाते हैं। 1 क्या है? क्या हम 1 को कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। 1 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट है ऑलरेडी 1 और इमेजिनरी पार्ट है 0। ये तो बोलोगे क्यों सर? 1 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस आई इंटू 0? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर हम बोले कि अच्छा ठीक है सर 1 जो है ना ये 1 का नंबर बहुत कमाल का नंबर है, इसको आप मैग्नीट्यूड बताइए तो 1 का मॉड बताइए तो बोलोगे सर मॉड ऑफ 1 तो और कुछ नहीं रूट अंडर ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस अंदर में 0 है 0 का स्क्वायर मतलब रूट अंडर ऑफ 1 का स्क्वायर मतलब 1, 0 का स्क्वायर मतलब 0, 1 प्लस 0 मतलब 1, रूट अंडर 1 मतलब 1। तो मॉड का मैग्नीट्यूड तो 1 है नो डाउट। मतलब कौन सा वैल्यू? एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हम लिखे हैं नंबर कौन सा है मेरे पास? नंबर मैंने चूजा है चूजा नहीं, मैंने चूज किया है नंबर 1 को चूज किया है। अब इसमें से इसका एब्सोल्यूट वैल्यू इसका तो 1 हमको मिल चुका है। आर्ग्यूमेंट निकाले, चलो आर्ग्यूमेंट अगर हमको निकालना है इस नंबर 1 का तो बोलोगे सर ये और कुछ नहीं, ये तो अल्फा होता है। यहाँ पे जो ये शो किया मैंने ये इसको एब्सोल्यूट वैल्यू को r रिप्रेजेंट किया तो इस केस में r निकल गया है मेरा 1। एब्सोल्यूट वैल्यू हम r से शो किए हैं तो r निकल चुका है मेरा 1। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 मतलब अल्फा क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ y बाय x। तो हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ y क्या है हमारा? y है 0, x क्या है हमारा? x है 1। तो क्या मिल गया यहाँ पे? बोलो बोलो। यहाँ पे बोलोगे सर ये तो और कुछ नहीं tan इनवर्स 0 है ना, तो tan इनवर्स 0 0 होता है। तो इस केस में हमको इसका आर्ग्यूमेंट जो है आर्ग्यूमेंट बोले तो अल्फा, ये क्या है? ये 0 है। आर्ग्यूमेंट है हमारे पास 0। अगर हम 1 का nth रूट निकाले तो बोलो बोलो 1 का nth रूट निकालो। जैसा होता है ना nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो हम इसका nth रूट ऑफ 1 ये मुझे निकालना है। 1 निकालना है तो आप नंबर है 1 मतलब a और कुछ नहीं 1 है a। अब सब्स्टिट्यूट कर दो इस चीज में। आप बोलोगे कि r मैग्नीट्यूड तो nth रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a क्या होता है? ये वाला टर्म होता है। तो nth रूट ऑफ a क्या हो जाएगा? मतलब nth रूट ऑफ a क्या होता है? ये वाला होता है। तो nth रूट ऑफ 1 करना है तो a के जगह 1 पुट करेंगे। तो जहां जहां आपको a दिखेगा वहां वहां आपको 1 पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे तो a नहीं दिख रहा, ठीक है। हिडन में आपको ये दिख रहा कि r के जगह पे a को 1 पुट करने के लिए आपको r को 1 पुट करना पड़ेगा, अल्फा को 0 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे r को 1 पुट करो तो करो 1 का पुट कर दिया 1 बाय n कर दिया, ठीक है। सिस लिया 2k पाई कर दिया, अल्फा क्या है 0, ये 0 कर दो और बाय कर दो n। तो 1 टू द पावर ऑफ 1 बाय n, अरे 1 के माथे पे कुछ भी करो,
तो 1 ये रह जाएगा, ये 1 रह जाएगा, फाइनाइट नंबर है, ठीक है, तो ये 1 रह जाएगा। अब इसको मत कर देना कि सर 1 टू द पावर इंफिनिटी, ये इंडिटरमिनेट वाले केसेस में आएगा, उसको छोड़ दो, अभी हटाओ, उसको नहीं लेना आपको, इनफाइनाइट तक थोड़ी जाना, इनडिस्टिंक्ट तक जाना है। तो ये तो आपका 1 होगा ही। सिस 2k पाई प्लस 0 मतलब सिस 2k पाई बाय n, तो लिखोगे सिस 2k पाई बाय n। आया समझ में? ये रहा आपका nth रूट ऑफ 1, nth रूट ऑफ 1, ये चीज। अब इसमें आप k की जगह पे आप 0 1 2 3 4 कुछ भी आप करते चले जाओ, आपको वो सारी चीजें मिलते चली जाएंगी। तो यहाँ पे k है ना, तो k का वैल्यू यहाँ पे इंटीजर्स, तो k की जगह पे एक बार 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, और कहाँ तक जाओ, n-1 तक चलते चले जाओ। ये आपको nth रूट्स ऑफ ये मिलेगा, nth रूट्स ऑफ यूनिटी मिलेगा। इसलिए पढ़ते हैं ना 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब वगैरह, उसको इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं nth रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे 1 लेकर के एग्जांपल मैंने लिया है, तो वही चीज यहाँ पे डिस्कस हो रही है। तो यहाँ पे देखो, हम अगर इस चीज में पुट करते चले जाएं k की वैल्यू 0 1 2, तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे nth रूट्स ऑफ 1, या फिर इसको यूनिटी भी बोला जाता है। तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होगा, सिस 2k पाई बाय n, ये है जहां पे आपका k की वैल्यू 0 1 2 3 n-1 तक है। ये आपका nth रूट्स ऑफ यूनिटी है। इसमें हम k को वैल्यू 0 पुट करते हैं। इफ k इज इक्वल टू 0, जब k इज इक्वल टू 0 डालोगे तो क्या होगा, cos 0 1, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 1। ठीक है, अगर इसमें k की वैल्यू अगर 1 डालते हो तब क्या बन जाता है, ये 2 इंटू 1 1, सॉरी 2 इंटू 1 2, 2 पाई, तो इसको आप लिख सकते हो cos 2 पाई बाय n। ठीक है, cos 2 पाई बाय n। उसी तरह से f k की वैल्यू अगर आप 2 पुट करते हो तब ये मिलेगा cos 2 टू 4, तो इसको लिखोगे 4 पाई बाय n। ये आपका nth रूट्स ऑफ यूनिटी है। ठीक है, जिसमें आप ये और कुछ नहीं, ये 1 है, ओमेगा है 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, मतलब ये इसके लिए आ गया, इसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी आप इसको फिलहाल नोट करिए, अभी एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स और लिखाते हैं। इसी में थोड़ा सा एक्सटेंशन किए हैं, क्यूब nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अब आपको ये तो दिख गया कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी और कुछ नहीं, सिस 2 पाई 2 k पाई बाय n होता है, सिस 2 k पाई बाय n होता है। तो इसमें जब k है, क्या k क्या हो सकता है, k 0 1 2 3 डॉट 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 n-1 तक हो सकता है। अगर आप इसको k का वैल्यू 0 पुट करते हो तो cos ये 0 बन जाएगा, सिस 0, सिस 0 बोले तो सिस 0, अरे सिस 0 कहां लिखूं, सिस है, सिस 0 मतलब cos 0 प्लस i sin 0 होगा। cos 0 का मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है 0, सो 1 प्लस i इंटू 0, तो मतलब ये तो हो गया 1, तो ये रहा 1। अब देखो k का वैल्यू 1 पुट करो तो क्या आना चाहिए, k का वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तब सिस 2 पाई बाय n आना चाहिए। तो सिस 2 पाई बाय n कहने का मतलब ये है cos 2 पाई बाय n प्लस i sin 2 पाई बाय n, cos 2 पाई बाय n प्लस i sin 2 पाई बाय n, इतना समझ में। और हम ये भी जानते हैं cos थीटा प्लस i sin थीटा ये क्या होता है, cos थीटा
प्लस आई साइन थीटा, देखो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये क्या होता है, ये इसको हम e टू द पावर ऑफ आई थीटा भी बोल सकते हैं। तो ये तो लिख सकते हैं ना e टू द पावर ऑफ 2 पाई बाय n, तो इसको तो हम e टू द पावर ऑफ 2 पाई बाय n भी बोल सकते हैं। तो इसी चीज को बोला गया है ओमेगा। अब वही चीज आप करोगे, k का वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ये मिलेगा, तभी मिलेगा e टू द पावर ऑफ 4 पाई बाय n, मिलेगा 4 पाई बाय n। तो e टू द पावर ऑफ यहाँ पे चला आया, देखो ये cos 4 पाई बाय n है ना, तो यहाँ चला आएगा cos 4 पाई बाय n प्लस आई साइन 4 पाई बाय n। तो क्या हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि सर e टू द पावर ऑफ 4 पाई बाय n है, अब e टू द पावर ऑफ 4 पाई बाय n है, तो क्या हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते सर ये e टू द पावर ऑफ 2 पाई बाय n है लेकिन इसका स्क्वायर है। तो e टू द पावर ऑफ 2 पाई बाय n को आपने ओमेगा कंसीडर किया था, तो ये क्या बन जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा इस केस में। ठीक है, अब थोड़ा एक और स्टेप आके लेके देखते हैं। k का वैल्यू अगर मान लो 3 ले लेते हैं, अगर k का वैल्यू 3 लेते हैं तब cos क्या हो जाएगा, cos हो जाना चाहिए हमारा k पाई बाय n था ना, तो ये बन जाएगा हमारा cos 2k पाई बाय n था, ये था। तो k का वैल्यू हम 3 ले रहे हैं, तो 3 2 जा 6 पाई बाय n आ जाएगा, cos 6 पाई बाय n आ जाएगा। cos 6 पाई बाय n को टेस्ट करो, cos 6 पाई बाय n को अगर हम करते हैं टेस्ट तो हम e टू द पावर ऑफ 6 पाई बाय n बोलेंगे, लेकिन क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये और कुछ नहीं e टू द पावर ऑफ 2 पाई बाय n पावर में 3 है, अब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6 पाई बाय n आ गया। तो यही चीज क्या है, ओमेगा है। तो यहाँ पे ओमेगा को बेसिकली क्या कंसिडर किया हुआ है, ओमेगा और कुछ नहीं, ओमेगा है आपका cos 2 पाई बाय n। इस cos 2 पाई बाय n को आप ओमेगा कंसिडर कर रहे हो, बोल रहे हैं, समझ में आ गया। cos 2 पाई बाय n को आपने ओमेगा मान लिया है। ठीक, अब इसी ओमेगा को आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे, एक रेगुलर पॉलीगन का एक वर्टेक्स जो होता है उसको, वहां आएंगे, लेकिन अभी तो पहले ज्योमेट्रिकली मतलब थोड़ा अलजेब्रिकली देख लो। एक बात और कि जब आप इस पूरी चीज को आप ऐड कर देते हो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ओमेगा n माइनस 1 तक अगर जाएगा तो समेशन ऑफ, जानते हो ना एपी का क्या होता है, 1 माइनस आर टू द पावर ऑफ n बाय 1 माइनस आर, जब इसका मैग्नीट्यूड 1 से कम होता है। तो ये चला गया आपके यहाँ पे, तो 1 माइनस ओमेगा n क्या बोलते 1 माइनस ओमेगा टू द पावर ऑफ n बाय 1 माइनस ओमेगा, और आप ये जानते हो कि ओमेगा पावर n ये 1 ही होगा ना, अरे n रूट ऑफ 1 वही तो निकाल रहे हो इसको। तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका पावर n करते हो तो आपको 1 मिलता है मतलब इसका पावर अगर आप n करोगे तो आपको 1 मिलेगा। cos 2 पाई बाय n जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका आप nth पावर कर दोगे तो आपको 1 मिलेगा। वही तो तब से समझाने की कोशिश की जा रही है। तो ओमेगा पावर n करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। तो आप जानते हो ओमेगा पावर n 1 होता है, तो यहाँ पे 1 पुट करो, 1 माइनस 1 0, तो आपको फाइनली ये रिलेशन मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हर जगह मतलब पॉलिनोमियल्स वगैरह वो सब चीज में काम लग जाता है, तो उसको सीख लीजिए। कहाँ से ओरिजिनेट हो गया, देखो कॉम्प्लेक्स की दुनिया से इसका इलाज भी हो गया आपका। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डॉट 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 करते करते ये हो गया है। अगर हम बोले बेटा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बताइए ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो बोलोगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सर, क्यूब बोल रहे हैं ना, मतलब n का वैल्यू 3 ले लेना है। तब इस केस में आप बोलोगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कहने का मतलब ये है सर कि क्यूब ओमेगा पावर क्यूब अगर करेंगे ना तो 1 आएगा। ये तो जाहिर सी बात है, n का वैल्यू 3 डाल दो इसमें, n का वैल्यू 3 डालोगे तो 1 मिलेगा, ओमेगा पावर 3 डालोगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, ओके। साथ ही साथ एक और रिलेशन आप क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे ओमेगा पावर n आपने दिया था, तो लेकिन समेशन कहां तक होता है, समेशन होता है n माइनस 1 तक। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये और कुछ नहीं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये वाला रिलेशन वैलिड हो जाएगा और ये वाला रिलेशन वैलिड हो जाएगा पावर क्यूब रूट के लिए। अगर हम बोले कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालो, तो अब देखो मजा ही मजा है, बोलोगे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकाल के दिखाओ मुझे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो सब करते हैं,
मैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालने की बात कर रहा हूँ। तो बोलोगे सर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आप पूछ रहे हो तो लो ना, ऐसा है ओमेगा पावर 4 कहने का मतलब है 1, ये है साथ ही साथ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, ये हो जाना चाहिए जी। ये आपका फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, 1 का फोर्थ रूट, 1 का फोर्थ रूट, ठीक। जहां पे आपका ओमेगा क्या है आप जानते हो, मैंने आपको सिखा दिया। ओमेगा क्या था, cos 2 पाई बाय n था, ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिट, ठीक है। ये सब चीज तो मैंने आपको बता दिया, एब्सोल्यूट वैल्यू, आर्गुमेंट वैल्यू। अब देखो वही चीज जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है उसी चीज को यहाँ पे वर्ड्स में लिखा हुआ है, क्या बोला, इट कैन बी सीन दैट द अदर इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k विल जस्ट कॉज रिपीटेशन ऑफ द रूट्स। अरे वही चीज, पहले आप क्या, तो ठीक है चलो 1 आ गया, फिर ओमेगा आ गया, अब इसी का रिपीटेशन हो जा रहा है, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, ओमेगा 4, इस तरह से चलते चले जा रहा है। अगर k का वैल्यू आप बढ़ाते चले जा रहे हो तो it is evident that the nth roots have the same absolute value, but different arguments। क्या बोल रहे हैं कि जो आपका nth रूट्स है ना, सबका एब्सोल्यूट वैल्यू तो सेम होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू सेम मतलब 1 का है तो मतलब उसका मैग्नीट्यूड जो भी है वो कुछ रहेगा, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू सबके सेम रह जाएंगे, लेकिन उसका आर्ग्यूमेंट बदलता चला जाएगा, उसका आर्ग्यूमेंट बदलता चला जाएगा। सो इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा कि nth रूट्स हैव द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू सेम होता है, r का वैल्यू सेम होता है, लेकिन आपका जो अल्फा है या आर्ग्यूमेंट वो पलटते जाता है, बदलते चले जाता है, हैव द सेम, और वो एपी में होता है, मतलब देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। So in the complex plane, the roots are the vertices of a regular n-sided polygon with its center at the origin। तो n-sided polygon बोले तो सपोज मान लो 4-sided polygon ले लिए, क्या बता रहा, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में, अर्गेंट प्लेन में, स्पिरिचुअल प्लेन में, रूट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर n-sided polygon। तो रूट्स मतलब ये सारे रूट्स ऑफ एन n-sided polygon, तो ये सारे जो पॉइंट्स है वर्टेक्स आपके रूट्स बताएंगे। 4-sided पॉलीगन है तो, और बीच में आपका सेंटर, ये रहा आपका सेंटर, राइट। तो सेंटर हो गया और ये सारे इसके रूट्स हो गए। उसी तरह से अगर मान लो पेंटागन बनाते हैं तो बोले लो पेंटागन है, पेंटागन है अगर इस तरह इस केस में, तब ये बन जाएगा इसका सेंटर और ये सारे बन जाएंगे इसके रूट्स। बुझे चीज, बुझली, ठीक है, समझ में आएगा। उसी तरह से आप हेक्सागन बनाओ, ऑक्टागन बनाओ, नोनागन बनाओ, डेकागन बनाओ, कुछ भी बनाओ, क्या फर्क पड़ता है, समझ में आ गया, ठीक है। तो nth रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम लोग काफी डिटेल में बात किए हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, वापस जाओ फिर से रिवाइज करो, अच्छे से दिमाग में भेजे में घुसाओ, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ साइन एन थीटा, कॉस एन थीटा, टेन एन थीटा, ये सब चीज का एक्सपेंशन सीखते हैं। तो एक्सपेंशन सीखने के लिए हम लोग एक ब्रह्मास्त्र बचपन से पढ़ते हुए चला रहे हैं जिसका नाम होता है बाइनोमियल थ्योरम, सीखे हैं हम लोग, वेरी गुड। तो इस बाइनोमियल थ्योरम का कहने का मतलब कि अगर आप a प्लस बी होल पावर n करते हो तो इसको कैसे एक्सपैंड करते हैं, समेशन, यहाँ पे n k लिखते हैं, k इज इक्वल टू 0 से लेकर के n तक जाते हैं, और यहाँ पे चला आता है आपका a टू द पावर ऑफ n माइनस k और b टू द पावर ऑफ k, ये होता है। अब n k इसका मतलब और कुछ नहीं n c k होता है, मतलब n फैक्टोरियल बाय k फैक्टोरियल इनटू n माइनस k का फैक्टोरियल, ये होता है n k, ठीक है। तो ये काफी नायाब सा तरीका है, बहुत लोग ये वाला सिर्फ जानते हैं, आप आज से सीख लीजिए कि पैरेंथेसिस में अगर आप लिखते हो तो इसका मतलब nck ही होता है, मतलब nk अगर है तो कॉम्बिनेशन ही होता है, ठीक है। तो अगर दो एक्सप्रेशन है उसको आप आपने ऐड किया, पावर n किया, तो आप इस तरह से एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है। और हमको ये भी पता है कि सिस थीटा है ना बहुआ, तो सिस थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस i sin थीटा, अरे लिख सकते हैं,
तो चलो ये लिख दिया मैंने। अब हम इसका पावर ले लेते हैं। क्या किए, सिस थीटा का पावर ले लिए। अगर हम सिस थीटा का पावर लेते हैं तो हम लिखते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो इसका पावर आ जाएगा, आएगा। और हम ये भी जानते हैं ये और कुछ नहीं कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा होता है, पता है? ठीक है, तो आप इसको एक्सपैंड करोगे तो इस वाले को हम एक्सपैंड कर देंगे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर में एन दो और लिखो समेशन ऑफ क्या, एन के इज इक्वल टू 0 से लेकर के एन तक ए मतलब कॉस थीटा, सो कॉस थीटा के पावर में एन माइनस के आएगा और आई साइन थीटा के पावर में के आएगा। के का वैल्यू 0 1 2 3 वो सब चीज पुट कर दो। के का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो आएगा मेरे पास एन 0 कॉस थीटा पावर में एन माइनस 0 मतलब एन आई साइन थीटा पावर में 0 प्लस एन 1 कॉस थीटा एन माइनस 1 आई साइन थीटा पावर में 1 एन 2 कॉस थीटा एन माइनस 2 आई साइन थीटा पावर में 2। और थोड़ा एक्सपैंड करते हैं, आपको अलग करने में सुविधा होगा, प्लस एन 3 कॉस थीटा पावर एन आई साइन थीटा पावर 3 एन 4 cos थीटा n माइनस 4 आई साइन थीटा पावर 4 n 5 cos थीटा n माइनस 5 आई साइन थीटा 5 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। आप ये भी जानते हो कि cos n थीटा प्लस आई साइन थीटा ही ये है, अब लिखोगे cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा ये बराबर है किसके, इस वाले पूरे एक्सप्रेशन के लिए। तो हम कैलकुलेट करते हैं ना, n0 इसको रहने दो, इसको कैलकुलेट मत करो, इसको n0 ही रहने दो। cos थीटा पावर n, cos थीटा के पावर n चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0, एनी फाइनाइट नंबर टू द पावर ऑफ 0 इज 1, तो ये बन जाएगा आपका 1। ठीक, ये देखो ये हो गया। अब क्या लिख सकते हैं इसको, cos n माइनस 1 थीटा, ये क्या आएगा आई साइन थीटा, तो आई साइन थीटा ये चला आया इधर, प्लस करिए इसको, देखो n2 cos n माइनस 2 इंटू थीटा, ये आएगा आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, थर्ड वाला टर्म n3 cos n थीटा, सॉरी यहाँ पे n है n माइनस 1 n माइनस 3, यहाँ n माइनस 3 है, cos n माइनस 3 थीटा और आई क्यूब आ जाएगा आई क्यूब इंटू साइन क्यूब थीटा प्लस n4 cos n माइनस 4 थीटा आई टू द पावर ऑफ 4 साइन 4 थीटा प्लस n5, करते जाओ मेरे साथ, करते जाओ, छापो मत, cos n माइनस 5 थीटा, फिर i5 साइन 5 थीटा एंड सो ऑन एंड सो ऑन। फिर चलते हैं बेबीज की दुनिया में, और आप जानते हैं कि हम बेबीज किसको बोलते हैं, i
ठीक है, आई को आई बोलते हैं, ये रूट अंडर -1 होता है, नो डाउट, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आई स्क्वायर क्या होता है वो, आई स्क्वायर होता है -1। आई क्यूब क्या होता है, आई क्यूब को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, आई इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर मतलब -1, तो मतलब क्या इसको माइनस आई बोल सकते हैं, माइनस आई बोलेंगे, बिल्कुल सही बात है। आई फोर क्या होगा, आई फोर होता है सर 1। आई फाइव क्या होगा सर, क्या होता है फाइव, बोलेगा आई फाइव सर आई इंटू आई पावर 4, आई फोर 1 होता है, तो 1 इंटू आई मतलब आई होगा, तो ये तो आई होगा। चलो इतना ही काम है हमको, तो वही यूज करेंगे। तो अब हम फिर से लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा इज इक्वल टू, पहला वाला एक्सप्रेशन आप जानते हो, इसको रहने दो जैसे है, n0 cos n थीटा, ठीक, प्लस देखो बउआ आई है ना, इसको तो आप कुछ कर नहीं सकते, ये तो रहेगा ही रहेगा, तो प्लस आई टाइम्स कर दीजिए, n1 कर दीजिए, फिर cos n-1 थीटा, cos n-1 थीटा इंटू साइन थीटा, कोई दिक्कत है, फिर प्लस आ जाओ, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है आई स्क्वायर मतलब -1, तो ये तो माइनस बन जाएगा, माइनस आ गया, n2 cos n-2 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आया। अब देखो प्लस n3 cos n-3 थीटा आएगा, आई क्यूब क्या होता है, आई क्यूब होता है माइनस आई, तो यहाँ पे हम माइनस साइन के साथ में आई लगा देंगे, फिर प्लस, और आई फोर होता है 1, अच्छा आई सिक्स नहीं लिखे, आईफोन 6, cos n-4 थीटा, आई फोर 1 हो गया ना, आई फोर मिलता जुलता आईफोन से, अच्छा चलो फील कर लो कि बोर्ड पे ही है आईफोन, क्या है खरीदने का जरूरत है, बोर्ड पे फील कर लो ना, ये मिल गया। फिर n5 cos n-5 थीटा, i5 क्या होता है, आई होता है, तो यहाँ प्लस आई टाइम्स आ जाएगा, और साइन 5 थीटा आ जाएगा, प्लस डॉट 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 डॉट, बत्ती जली दिमाग की, क्या करेंगे अब, सारे रियल पार्ट को एक साथ, सारे इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा इज इक्वल टू, देखो रियल पार्ट कहाँ है, ये वाला, तो हम इसको लिखेंगे n0 cos n थीटा, फिर माइनस n2 cos n-2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस n4 cos n-4 थीटा साइन 4 थीटा, प्लस डॉट 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 डॉट, ये तो चलते चला जा रहा है, ये इसको आप अलग रखो, ये डॉट 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 अलग रख दो, प्लस कर दीजिए आई टाइम्स मतलब ये वाला, तो इसको आप लिखोगे n1 cos n-1 थीटा इंटू साइन थीटा, ये फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, n3 cos n-3 थीटा और साइन 3 थीटा, यहाँ पे साइन 3 थीटा, अंदर में आई इसलिए नहीं लिए क्योंकि बाहर में आई कॉमन ले जा चुका है, सिर्फ माइनस रखा हुआ इधर, ठीक है, ये तो अंदर चला गया, ये बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस n5 cos n-5 थीटा और साइन 5 थीटा, प्लस डॉट 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 डॉट। अब फिर से लिखने का जरूरत है क्या, आप तो बोल सकते हो सर यहाँ पे जैसे आपने एक्सपैंड कर दिया ना, तो cos n थीटा बोले तो सर ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही cos n थीटा के बराबर है, और साइन n थीटा आई का तो आई रहने दो, और साइन n थीटा मतलब ये हो गया एक्सपैंड, मजा आया, cos n थीटा का ये एक्सपेंशन है, cos थीटा का एक्सपेंशन बोले तो सर cos थीटा का एक्सपेंशन क्या होगा, n के जगह 1 डाल दो ना, चलो एक जादू दिखाते हैं, बाकी सारे जादू तो तुम खुद ही कर लोगे, बोलोगे सर cos थीटा का एक्सपेंशन बताइए ना, हम जानते हैं cos n थीटा ये होता है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, n के जगह पे 1, n के जगह पे 1 डालेंगे तब ना cos मिलेगा, n के जगह 1 डालो,
तो बोलोगे सर यहाँ पे 1 0 है, कॉस थीटा है, ठीक है, फिर माइनस, फिर 1 2 है, फिर कॉस 1 माइनस 2 है। तो ये तो इनवैलिड हो गई ये सारी चीजें, मतलब ये है कॉस एन थीटा का जगह पे आप इस पूरे चीज को आप इस तरह से लिख सकते हो। अब एन के जगह पे जैसे हम बोलिए कॉस 7 थीटा का एक्सपैंड करो, कॉस 7 थीटा को, कॉस 7 थीटा को आप एक्सपैंड करो। अब एक्सपेंशन में वो वाला चीज मत समझ लेना कि साइन एक्स का जो सीरीज हुआ करता था या कॉस एक्स का जो सीरीज हुआ करता था, तो वो आएगा आपका अलग वाले जो लॉरेंट सीरीज है, टेलर सीरीज है, उससे हम एक्सपैंड करेंगे फंक्शन को। यहाँ पे है जैसे cos 2 थीटा है उसको आप कैसे लिखोगे, cos 3 थीटा है उसको कैसे लिखोगे, cos 11 थीटा है उसको आप कैसे लिखोगे, एक्सपैंडेड फॉर्म में, ठीक है। तो cos थीटा को तो यहाँ पे सिर्फ यही चीज होगा ना, 1 0 मतलब 1, और cos थीटा ये वाले सारे तो इनवैलिड हो जाएंगे। cos 2 थीटा देखते हैं, cos 2 थीटा अगर मुझे फाइंड करना है तो n के जगह 2 डालो, 2 0 हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 2 2 डालो, cos 2 minus 2 0, 2 minus 2 0, एनीथिंग पावर cos थीटा का पावर 0 1, ठीक है, मतलब cos 2 थीटा है ना, n के जगह पे आपको 2 पुट करना है, तो 2 0 डाल दिया, cos 2 थीटा डाल दिया, माइनस 2 2 डाल दिया, 2 minus 2 0, cos 0 ये तो 1 हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। चलो अब करो थोड़ा देखते हैं, 2c0, मुझे पता है खुद पे भरोसा तो नहीं है इसलिए मैं कैलकुलेटर से ही करूंगा, 2c0, 2c0 1 आ रहा है, तो cos स्क्वायर थीटा है, माइनस 2c2, 2c2 ये भी 1 आ रहा है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या ये सही है? cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो टेस्ट ही कर लेते हैं, cos 2 इंटू 30 डिग्री, अगर ये मुझे डालना है तो मैं डालूंगा cos 30 का स्क्वायर माइनस साइन 30 का स्क्वायर। मैं भूल गया ये वाला रिलेशन सही है कि नहीं है, अरे फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं ना, तो टेस्ट कर लेते हैं। हमको पता है cos 60 जो है वो तो हाफ मिलेगा, ये तो हाफ आना ही है। ये क्या बता रहे हैं, cos 30 देखे जरा, cos 30 आता है √3/2 का स्क्वायर स्क्वायर करना है, और माइनस साइन 30 मतलब हाफ, इसका स्क्वायर करना है, तो √3 का स्क्वायर बोले तो रूट इसका पूरा का स्क्वायर करना है, तो 3/4 आ जाएगा, और माइनस 1/4 आ जाएगा, 3 - 1 2/4, अरे वाह गजब आ गया, हो गया ये। चलो और जादू देखोगे, ये तो सही था। अब cos 3 थीटा का देखो, cos 3 थीटा, n के जगह पे 3 डालो, तो 3 0 cos क्यूब थीटा माइनस 3 2 cos 3 - 2 1, तो cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये सब तो नहीं होगा, ये 3 0 3 2 यहाँ तक जा सकता है, 3 - 2 जा सकता है, ये सारी चीजें नहीं होंगी। अब देखते हैं 3 0 मतलब क्या, 3c0 ये तो मिलेगा 1, मतलब cos क्यूब थीटा, 3c2 बोले तो 3c2 ये 3 आ रहा है, माइनस 3 cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा, अरे यही तो आएगा ना, cos n थीटा का मतलब ये वाला चीज एक्सपेंशन हुआ था, मतलब साइन थीटा तो नीचे वाला हो गया, cos n थीटा ये होता है, cos 3 थीटा मतलब 3 0 डाल दिया, cos क्यूब डाल दिया, 3 2 डाल दिया, cos 3 - 2 1 साइन स्क्वायर थीटा, और ये रहा मेरा cos क्यूब थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। अब देखते हैं इसको टेस्ट करके, थीटा को अगर हम
30 डिग्री फिर से कंसिडर करते हैं, तो 30 इंटू 3 तो 90, तो cos 90 हम जानते हैं कि होता है 1, तो इधर 1 आना चाहिए। cos 30 का क्यूब लेना है, -3 cos 30 लेना है, और sin 30 का स्क्वायर करना है। देखते क्या आता है। cos 30 बोले तो √3/2 का क्यूब, सो √3/2 का क्यूब लेना है, -3 टाइम्स cos 30 होता है √3/2 इंटू sin 30 होता है हाफ, तो हाफ का स्क्वायर लेना है। √3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 8 माइनस 3 √3 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा 4, 4 2 8, देखते हैं। √3 डिवाइडेड बाय 8, √3/8 माइनस 3 √3 डिवाइडेड बाय 8। ये हो गया कुछ गड़बड़, ये तो नहीं आ सकता, कुछ कैलकुलेशन एरर की है मैंने। 3 टाइम्स √3/2 इंटू sin 30 हाफ का स्क्वायर। देख लो, मुझे पता है गड़बड़ होगा। cos NC0 cos n theta minus N2 cos n minus 2 theta sin square theta प्लस NC4 cos n minus 4 theta sin 4 theta, ये तो सही है। cos 3 theta फाइंड करना है, तो n के जगह पे 3 डालेंगे, तो 30 cos 3 theta cos क्यूब थीटा, फिर माइनस 3c2 cos 3 minus 2 1, तो cos थीटा और sin स्क्वायर थीटा, ये तो नहीं जा सकता। 3c0 1, तो ये cos क्यूब थीटा ही होगा, फिर माइनस 3c2 3 और cos थीटा sin स्क्वायर थीटा, cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू cos क्यूब थीटा 3 cos क्यूब थीटा माइनस 3c0। What the hell I am doing? ऐसा कैसे? अरे cos 3 थीटा का फॉर्मूला सीखा था ना, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 3 cos क्यूब थीटा माइनस 3 sin थीटा। ऐसा कुछ फॉर्मूला हमने सीखा था बचपन में। हाँ वही चीज होना चाहिए। इसको आप वो लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। cos क्यूब थीटा माइनस 3c2 3 cos थीटा sin स्क्वायर थीटा। cos 3 थीटा cos 3 into 30 cos 30 का क्यूब माइनस 3 into cos 30 into sin 30 का स्क्वायर। cos 30 बोले तो √3/2 का क्यूब, √3/2 का क्यूब माइनस cos 30, यहाँ पे 3 √3/2 और
साइन 30 मतलब हाफ, हाफ का स्क्वायर मतलब 1/4, तो √3 का क्यूब बाई 2 बाई 8 माइनस आएगा 3√3/8, 3√3/8 होगा √3 क्यूब 3√3, तो 3√3 आ रहा है बाई 8। अरे हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। √3 का क्यूब मतलब √3/8 माइनस 3√3/8। अरे कट गया, cos 90 को बेकार में मन माने थे, cos 90 तो होता है 0 और ये आ गया 0। कभी कभी बुद्धि ना समझ जाती है, तो आई होप थोड़ा सा इसको बोलते हैं क्या क्या सीखे हम लोग। चलो मैं जो कुछ गलती कर देता हूँ ना मैं बता देता हूँ, इससे आप सीख जाइए। इसको बोलते हैं थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्या बोलेंगे? ब्रेन स्टॉर्मिंग, मतलब ब्रेन को थोड़ा सा दो। हम तो डायरेक्ट नहीं देखे, वरना हम फॉर्मूला बुक था, फॉर्मूला बुक देख लेते हैं, नहीं देखे। बोला था कि नहीं, जब यहां तक ये सारे रिलेशन वैलिड है तो ऑब्वियसली इधर जाकर के इनवैलिड कैसे हो सकती है? तो ऑब्वियसली मैं कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा होगा, तो कर लिया ना। उसी तरह से जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तो समय दीजिए उस प्रॉब्लम को, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, खुद से दिमाग लगा अच्छा कहीं पे कहीं ना कहीं तो कुछ कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये सारे रिलेशंस हैं वैलिड, तो उसका फाइनल रिलेशन तो इनवैलिड नहीं हो सकता। चलिए कुछ सीखें। आई होप समझ में आ गया होगा। cos थीटा n थीटा को कैसे एक्सपैंड करते हैं, sin n थीटा को कैसे एक्सपैंड करते हैं, एक्सपेंशन हो गया। अब उसी तरह से अगर हम बोले कि tan n थीटा को एक्सपैंड करो, तो अरे क्या करोगे, ऊपर में न्यूमरेटर डाल दो cos n थीटा का, sin n थीटा का, और डिनोमिनेटर में cos n थीटा का आप वो चीज डाल दो, हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट करिए, मतलब वो तो गया, अगला बार देखते हैं। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को ना एक अलग एंगल से देखेंगे। किसके एंगल से? मॉडर्न अलजेब्रा के एंगल से, ग्रुप थ्योरी से। हालांकि मैंने आपको ग्रुप थ्योरी मॉडर्न अलजेब्रा में पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं इसलिए भी वहां तक पहुंचने से पहले तक ये सब चीज जो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको बस हल्का सा झलकी मिलता चला जाएगा ग्रुप थ्योरी में करने क्या वाले हैं हम लोग। तो बस ग्रुप थ्योरी से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन कर रहे हैं, तो जब आप एप्लीकेशन से सीखते हो चीजों को तो वो ज्यादा बेटर समझ में आता है। ग्रुप मतलब क्या था कि कोई भी चीज का कलेक्शन कर देते थे। अच्छा ये एडिशन वो सब्ट्रैक्शन, दो भी, जैसे आम, आम के आम गुठलियों के दाम, आम को आप निकालोगे टोकरी से, कुछ इस टोकरी से निकाला उस टोकरी से निकाला, दोनों को जोड़ा तो आम ही रह जाएगा, अमरूद तो नहीं बनेगा, है ना। तो उसमें हम लोग जो करते हैं ना, ये जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, मतलब घटा देते हैं या गुना कर देते हैं, ये सबको क्या बोलते हैं? ऑपरेशन बोलते हैं। और बाइनरी ऑपरेशन मतलब दो तरह का ऑपरेशन, दो ऑपरेशन एक साथ अगर होता है तो स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज नेवर नेगेटिव। आप जानते हो कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव किसी भी जन्म में नहीं आ सकता। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो तो निगेटिव किसी भी जन्म में नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज नेवर नेगेटिव। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है ना, तो इस वाले इक्वेशन को क्या बोलोगे? कोई भी रियल नंबर सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको, नो रियल नंबर सेटिस्फाइज दिस। तो डेफिनेशन क्या है कि ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, देखो अब वो सेट थ्योरी से ही सारी डेफिनेशंस बनती है, जैसे मैंने आपको बता दिया था कि ये पूरा जो पूरा मॉडर्न अलजेब्रा वगैरह सारी चीजें हैं सब सेट से डिफाइन होता है। और सेट थ्योरी जब हम आपको पढ़ाए थे तो उसमें हम ऑर्डर्ड पेयर काफी अच्छी तरह से समझा दिए थे। तो मान लेते हैं कोई भी ऑर्डर्ड पेयर्स है अल्फा बीटा, ऑर्डर्ड पेयर समझ रहे हो? तो अल्फा और बीटा मतलब पलटेगा नहीं है, बीटा 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 के जगह पे रहेगा, अल्फा अल्फा की जगह पे रहेगा। तो ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स अल्फा बीटा ऑफ ऑल रियल नंबर्स अल्फा कॉमा बीटा will with equality among them be defined by that। पहला ये कंडीशन कि अल्फा 1 और बीटा 1 ये बराबर होगा अल्फा 2 और बीटा 2 के। कब? जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके बराबर हो जाएंगे। अगर अल्फा 1 बराबर है अल्फा 2 के और बीटा 1 है बराबर बीटा 2 के, तो देखो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाते हैं, साथ ही साथ ये दोनों कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करा देते तो उस ऑर्डर्ड पेयर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलोगे। क्या आप देखें, अरे कितना खूबसूरत तरीके से डिफाइन किया। पहले हम
वो चीज नहीं डिफाइन किए थे, ये वाला तरीका। पहले क्या बताया कि अच्छा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जो नॉर्मली जो भारत की जनता या दुनिया की जनता जो पढ़ती है। कोई कोई लोग, महान अनुभव लोग फंडामेंटल्स नहीं पढ़ते, डायरेक्ट जंप चल जाते हैं इस पे। इसीलिए ग्रुप्स थ्योरी मुझे पता है कि आप लोग को टफ इसलिए लग रहा होगा, रटने वाला इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आप डायरेक्ट ग्रुप थ्योरी पे जंप मारे, डायरेक्ट ग्रुप थ्योरी पे आप जंप मारे। मॉडर्न अलजेब्रा मतलब अच्छा ग्रुप थ्योरी पढ़ना है, रिंग थ्योरी पढ़ना है, पढ़ लो। अरे नहीं होता है वैसे। मॉडर्न अलजेब्रा इतना इज्जत दो ना, बहुत ही मस्त चीज है। कैसे पढ़ते हैं मतलब ऐसे अगर फालतू की तरफ पढ़ रहे हो तो मतलब सब्जेक्ट का बर्बादी है या फिर सब्जेक्ट की बेइज्जती और बनाने वाले की बेइज्जती कर रहे हो। वैसे मत करो। अगर आपको रटना है और नंबर लाना ठीक है, वो ठीक है, हम उसके लिए बोल रहे हैं। लेकिन देखो पढ़ाई है ना, तो पढ़ाई को थोड़ा सा इज्जत देना चाहिए कि जो जिसने जो बनाया है उसको एसेंस को समझिए आप। कुछ चीज डेवलप किया ना, इस तरह से ऐसे थोड़ी है कि रातों रात डेवलप हो गया वो सब्जेक्ट। सदियों सदियों लगे उस सब्जेक्ट को डेवलप करने में, वो बहुत ही बेहतरीन है, उसका एप्लीकेशंस हर जगह है, वाइड है। वो नहीं होता तो क्या कर रहे होते फिर? उतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हर चीज का होता है ना, मतलब कंट्रीब्यूशन, तो उसका भी एक जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है। तो उसको आप समझिए अगर आपको समझना है तो। अगर आपको सिर्फ रट के नंबर लाना है तो वो अलग बात है, उसमें भी कोई गलत नहीं है। आप रट करके नंबर लेकर के आ रहे हो, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, आप लेते हो। लेकिन मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ जो सच में जिनको सब्जेक्ट समझना है, सीखना है, तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको फंडामेंटल्स मतलब छोटे छोटे चीज पते होना चाहिए। जैसे मैंने क्या बता दिया था, परम्यूटेशन बताया था। क्या था कोड वर्ड उसका? बताओ बताओ, परम्यूटेशन का क्या कोड वर्ड बताया था? जन्म जन्म के साथी बनाया था। फिर ट्रांसपोजिशन का बता दिया था क्या, कि एक दूजे के लिए, है ना। फिर आपको बताया था मैंने कि एक थ्योरम था उसमें कि वो जीएफ के बराबर नहीं होती, मतलब एफ जी को करोगे वो जीएफ के बराबर नहीं होगी। परम्यूटेशन का प्रोडक्ट करोगे, एफ जी है ना, तो एफ जी वो जीएफ के बराबर नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या बताया था कि मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी जीवन साथी तभी बन पाएगी जब हम दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब डिसजॉइंट होने चाहिए, तभी जीएफ के बराबर है। डिसजॉइंट नहीं है तो वो जीएफ के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस तरह से आप खेल खेल में चीजों को समझोगे ना, उसके एसेंस को, उसकी ब्यूटी को समझोगे तो मजा आएगा चीजों को पढ़ने में। ऐसे डायरेक्ट तो क्या करें। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को अब हम लोग ग्रुप थ्योरी या फिर मॉडर्न अलजेब्रा के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। क्या बताए कि एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑर्डर, मतलब एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जिसमें रियल नंबर्स उसके एलिमेंट होंगे। अल्फा भी रियल बोला, बीटा भी रियल बोला, रे रियल से ही डेवलप होकर के आया कॉम्प्लेक्स। ठीक, ये तो कॉम्प्लेक्स नहीं है ना, ये भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। इंडिविजुअली अल्फा नहीं तो कॉम्प्लेक्स है, बीटा कॉम्प्लेक्स नहीं है। इस पूरे पेयर को हम कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, ध्यान दो। अरे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बोलते थे, उसमें x रियल था, y रियल था। x रियल, y इमेजिनरी नहीं था ना। अरे x और y दोनों रियल थे। जब i y एक साथ जब लिख रहे थे, उस पार्ट को हम लोग इमेजिनरी वाला पार्ट बोल रहे थे। ठीक है, अब प्लीज इसमें मत कंफ्यूज हो जाना कि सर रियल पार्ट तो आप बोल रहे हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे आप z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखते हो ना, तो इसको हम लोग लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ z का मतलब होता है x और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का मतलब होता है y। सही बात है, मैथमेटिकली बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो आप उठा रहे हो x और y उठा रहे हो, ये सब तो रियल नंबर्स के डोमेन से है ना। आप रियल नंबर के साथ i लगा दिए हो तब वो इमेजिनरी पार्ट हो गया है कि नहीं? ठीक है, मतलब इमेजिनरी पार्ट y। ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग इस पर्सपेक्टिव से देखें कि ऑर्डर्ड पेयर जो है, इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर तब बोलेंगे जब ये और ये कंडीशन सेटिस्फाई करा देगा। क्या है वो कंडीशन? पहला कि वो ऑर्डर्ड पेयर्स आपके मान लीजिए दो ले लिया, तो ये बराबर कब होंगे? जब आपके इंडिविजुअल एलिमेंट्स बराबर हो जाएंगे। दूसरा, बाइनरी ऑपरेशन करना है, मतलब प्लस और डॉट, इस दोनों का कॉम्बिनेशन, दो ऑपरेशन बाइनरी, तो इस दोनों का कॉम्बिनेशन ऑपरेशन करना है। पहला हम एडिशन करके दिखाते हैं कि ए वाला ऑर्डर्ड पेयर इस वाले ऑर्डर्ड पेयर को अगर आप ऐड करोगे तो कैसे होगा ऐड? पहला को पहले के साथ ऐड करो, मिलेगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। दूसरा को दूसरे के साथ ऐड करो, मिलेगा बीटा 1 प्लस बीटा 2। ठीक है, ये हो गया आपका प्लस।
उसी तरह से अगर आप डॉट मतलब आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ये ऑर्डर्ड पेयर और ये ऑर्डर्ड पेयर का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा ये। सर कैसे मिला ये? अरे और कुछ नहीं, स्टार्टिंग में आप सीख चुके हो, ऑलरेडी सीख चुके हो। क्या? देखो जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 क्या था, अल्फा 1 प्लस आई बीटा 1 मान लो, और Z2 क्या था, अल्फा 2 प्लस आई बीटा 2। अब Z1 Z2 करोगे ना भैया तो यहाँ पे रियल पार्ट में ये मिलेगा और इमेजिनरी पार्ट में ये मिलेगा, बस वही चीज है, इसी को लिख दिया इस तरह से। अगर हम डायरेक्ट ये आपको बताते थोड़ा एडवांस लेवल का, आता समझ में? नहीं आता। अगर आपका आ भी सकता है तो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन तरीका ये होता है ना कि आप सीढ़ियों पे चढ़ते हो तो आप चीजों से आप झेल के आए ना, वो सारी चीजें अच्छे से पता है आपको कि क्या है स्टोरी। अब डायरेक्ट जाकर के आपको कोई मुन्ना पे जाके चढ़ा दे, हेलीकॉप्टर से जाके छत पे उतार दे, तो बेस आपका मजबूत होगा क्या? नीचे क्या हुआ, कैसे पहुंचे ऊपर, किसी को पता है? नहीं है। इसलिए लाइफ का ये रूल होता है कि आप देखो, किसी को भी अगर बना बनाया चीज मिल जाता है या फिर विरासत में वो सारी चीजें मिल जाती हैं तो उसकी कदर नहीं करते। एक्सेप्शंस आर नॉट एग्जांपल, बट उसका वो चीज पता नहीं होता। पढ़ाई में जैसे स्पून फीडिंग कर दिया जाता है ना, क्या सर नोट्स दे दीजिए ना सर, खुद नहीं पढ़ेंगे, लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे, अपना दिमाग भेजा इस्तेमाल नहीं करेंगे, शॉर्टकट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, सर नोट्स दे दीजिए सर वही पढ़ लेंगे। अच्छा सर ठीक है, दे दिया करके पढ़ लिया। एक ऐसा इंसान मतलब एक ऐसा विद्यार्थी जो सिर्फ पीडीएफ पढ़ रहा हो, लेक्चर नहीं देख रहा हो, अपना दिमाग नहीं लगा रहा हो, जो चीज उसको दे दिया, अच्छा बेटा ये प्रॉब्लम को ऐसे बनाते, इस प्रॉब्लम को ऐसे बनाते, ये करके उसको दे दिया, ठीक है। और एक ऐसा दूसरा बंदा या बंदी जो अपना दिमाग लगा करके चीजों को अच्छे से सीखा है, दोनों को आप कंपेयर करके देख लेना, दोनों के रिजल्ट में कंपेयर करके देख लेना, दोनों के बुद्धि और विवेक में कंपेयर करके देख लेना, दोनों के मैच्योरिटी लेवल में भी कंपेयर करके देख लेना, दोनों के इंसानियत होने के लेवल पे भी कंपेयर होकर के देख लेना। जो एकदम अच्छे से धीरे 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 करके हर चीज को करते हुए चला आया है, उसमें विजडम स्ट्रांग होगा, वो इंसान भी बेहतर होगा, गोबर नहीं होगा, ठीक है, गोबर बिल्कुल भी नहीं होगा। और आपको पता है कि गोबर हम लोग किसको बोलते हैं, समझ रहे हैं? गोबर नहीं होगा, उस क्या होगा, इंसान होगा, ठीक है। तो वैसा आप डेप्थ के साथ ऊपर उठिए, डेप्थ के साथ ऊपर उठेंगे ना तो आपको मजबूती मिलेगा और बहुत लोगों को आप उठा पाएंगे। आप तो उठ गए और किसी को कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अरे काहे धरती पे बोझ हो, मर जा जाकर उड़ जाओ धरती का बोझ, वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर आप ऊपर उठ रहे हो तो बाकी को ऊपर उठाइए, ऐसे नहीं कि सर हम चले जाएंगे। और गोबर की दुनिया वालों से निकलिए, गोबर गोबर सोचते हैं, उनको सोचने दीजिए, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। हम लोग वैसा नहीं कर सकते, कितना भी विषम परिस्थिति कुछ भी हो जाए, अपने प्रिंसिपल्स अपने वैल्यूज उससे कॉम्प्रोमाइज ना, बिल्कुल भी ना। चाहे कोई हमें ट्रोल करे या कोई गाली दे, सर आप इसको क्यों सपोर्ट कर रहे हो सर, ये उसको नहीं को कर रहे हो सर, अच्छा ठीक है, सबके अपने अपने क्या करें, सीमाएं होती हैं समझ की, अपनी अपनी, ठीक, अपनी अपनी सीमाएं तक करिए, जिसका जो है वो चीज करिए। हमें जो समझ में आता है सही है हम वो करेंगे, आपको जो समझ में आता है सही आप वो करिए, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप काफी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए